यस। हेलो एवरीवन। आज हम पारस सिकरवार के साथ हैं, जो कि IIT जेईई एडवांस 2021 में 204 रैंक AIR जिनकी बनी है। और ये एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू है, जो कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ फायदा हो। अपने एक्सपर्ट टाइप का एक तरह से 2004 अगर इसकी रैंक है पारस की, तो एक तरह से ये एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं, जो कि अच्छी राय दे सकते हैं अपने जूनियर्स को। वेलकम पारस। पारस, सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप अपनी रैंक वगैरह आप खुद बताएं तो अच्छा रहेगा बच्चों को। थैंक यू सर फॉर योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पारस सिकरवार है। मैं आगरा से रहने वाला हूँ। मेरी जेई एडवांस रैंक 204 थी और जेई मेंस रैंक 551। इसके साथ साथ KPY स्कॉलर और सभी ओलंपियाड्स भी मैंने क्वालिफाई की थी। ओके ओके, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुमने ट्वेल्थ के साथ अभी जेई क्रैक किया है या ट्वेल्थ के बाद तुमने ड्रॉप दिया है? नहीं सर, मैंने 12th के साथ ही किया है। बिल्कुल, वो यही होता है, क्योंकि जनरली टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं ट्वेल्थ के साथ ही निकल जाते हैं। आपने प्रिपरेशन जेई की कब से स्टार्ट कर दी थी? मतलब आजकल क्या हाँ है कि सर। पेरेंट्स 6th क्लास से 7th क्लास से बच्चों को बस जेई की दौड़ में लगा देते हैं कि अब जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन करानी है स्टूडेंट्स को। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? हाँ सर, मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट की थी। 11th क्लास से स्टार्ट किया, मतलब यस 11th सर। एंड 12th क्लास में जो आपको ऐसा लगता है कि 2 साल सफिशिएंट हैं जेई के लिए, या बच्चों को और 9 से तैयारी करनी चाहिए? अगर सर आप पहले से तैयारी करते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप 11th और 12th में तैयारी कर रहे हो तो वो भी सफिशियंट है। लेकिन हम्म। अगर आप पहले ही तैयारी करते हो तो मेरे मुझे लगता है कि ये प्लस पॉइंट है। मैंने काफी बच्चों को देखा है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं 9 10 से होता तो मतलब मुझे कुछ कहीं रुकावट आई हो, इस तरह की कोई नहीं सर, प्रॉब्लम? बस ऐसा होता है कि अगर आप 9 10 से भी कोचिंग करते हो तो आपको कुछ चीजें हैं जो पहले से ही समझ में आती हैं, तो आप उनसे टीचर के पढ़ाने से पहले ही काफी आगे लेवल तक पहुंच सकते हो। तो हम्म। बस जब टीचर क्लास में टॉपिक कवर कराते थे मैं उसके बाद उन चीजों को पढ़ना शुरू करता था। और मेरे साथ ही कुछ स्टूडेंट्स थे, मतलब जो थोड़ा पहले से पढ़ चुके थे। वो पहले आगे आगे से ही कवर करना शुरू करते थे टीचर से थोड़ा आगे से। तो हम्म। इससे उन्हें 11th में प्लस प्लस पॉइंट था, पर 12th में आते आते मैंने भी काफी आगे का कवर कर लिया था। तो उससे वो इतना मायने नहीं रखा वो प्लस पॉइंट जो और स्टूडेंट्स के साथ था। वो इस कंपटीशन सेम लेवल पर था फिर। बिल्कुल बिल्कुल। पारस, तुम्हारी स्टडी जो ये जो पीरियड चल रहा है कोविड वाला, उस टाइम में तुमने जेई का एग्जाम दिया है, तो ये कोविड के कारण जो सिचुएशंस बनी हैं उसको आपने किस तरह से मैनेज किया, और अभी भी सिचुएशन चल ही रही है बच्चों के साथ में, तो वो किस तरीके से मैनेज करें उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मुझे। सर मुझे तो लगा कि कोविड से थोड़ी हेल्प हो गई, क्योंकि जो अच्छा। मुझे कोचिंग आने जाने में टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि मेरा घर कोचिंग से काफ़ी दूर था। और जो रास्ते में ट्रैफिक लग जाता था काफ़ी लौटते वक्त, तो काफ़ी देर हो जाती हम्म थी आते वक्त। हम्म जाने का तो टाइम ठीक था, तो इसलिए मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा शुरू के। पर जब ज़्यादा ही हो गया, मतलब कोचिंग खुले ही नहीं हमने पेपर हम्म भी क्वालिफाई कर लिया फिर भी कोचिंग नहीं खुले, तो फिर थोड़ा बुरा लगा। पर एक टाइम के बाद घर में ज्यादा देर रहना थोड़ा अजीब लगता है, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों से बातें करते रहें उसके दौरान कि वो ये सब चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा हेल्प रहता है। अच्छा, तो जैसे तुमने बताया कि ऑनलाइन पढ़ने से केवल तुमने ये बताया कि केवल टाइम जो आने जाने का टाइम था वो बचा, तो यस सर। ऑनलाइन और ऑफलाइन की स्टडी में मतलब तुम किस तरह से डिफरेंस करोगे? मतलब ऑनलाइन तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया रहा, केवल ये टाइम बचने का तो खैर है ही फैक्टर, इसके अलावा और किस तरीके से? सर मेरा 11th में जो टेस्ट में परसेंटेज रहती थी वो 70% रहती थी। और अच्छा। 12th में मेरी जो टेस्ट में स्कोर रहता था वो 80% रहता था एवरेज। हम्म। तो जबकि ऐसा कहा जाता है कि 12th के टेस्ट मुश्किल होते हैं, फिर भी मेरा जो परसेंटेज थे वो बढ़े, तो मुझे लगा हम्म। कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की प्रॉब्लम नहीं है। जो टाइम बचा उसे मैंने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जो थ्योरी स्टडी की, थ्योरी की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो उनमें किस तरह का रेशियो? क्योंकि जनरली स्टूडेंट ये पूछता है
तीनों सब्जेक्ट के लिए भी पूछता है कि फिजिक्स में कितना तुम थ्योरी को टाइम दे, कितना हम लोग प्रैक्टिस को टाइम दे। ऐसे केमिस्ट्री के लिए भी। तो तुमने किस तरीके से मैनेज किया इसे? सर मैं मैथ्स और फिजिक्स में तो मैं बेसिकली सवाल ही करता था, थ्योरी रिवाइज करने से बेटर है। मैं पीवाई क्यूज की थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देता था कि जो पिछले पेपर्स में पूछी जा रही है उसको मैं मजबूत रखूं, और बाकी जो चीजें हैं वो मैं सवालों के थ्रू लर्न करूं। अच्छा अच्छा। और हाँ। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में मेरी थोड़ी अलग अप्रोच थी। केमिस्ट्री में पहले मैं फैक्ट्स लर्न करता था काफी सारे, हम्म और फिर सवालों की तरफ बढ़ता था। हम्म। तो मतलब आप एक सिस्टमेटिक तरीका तो ये माना जाता है कि पहले थ्योरी पढ़ो। जैसे आपने भी कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होगी, आप यहाँ हमारे यस। कंपटीशन में कैट्स जो सीरीज थी उसमें भी आप एनरोल थे। तो जहां तक आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि पहले थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो कर लो। अब इसमें जो टाइम का जो रेशियो है कि कितना टाइम तो थ्योरी को देना चाहिए, कितना टाइम प्रैक्टिस को देना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम जो है जनरली स्टूडेंट फेस करते हैं और पूछते भी रहते हैं। तो आप क्या सजेशन सर दोगे इसके बारे में? पहले तो जैसे ही कोई टीचर कोई थ्योरी पार्ट कवर कराता है, आपको पहले तो उसके प्रॉपर नोट्स उन्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर आप सीधे एग्जाम्पल्स पर आइए। जैसे बिल्कुल। हर मटेरियल में एग्जाम्पल्स होते हैं, वो काफी लीन ऑर्गेनाइज होते हैं सिक्वेंशियल में, कि ये डिफिकल्ट मतलब इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। तो पहले आप इजी और इजी ट्राई कीजिए। इजी हम्म आपको आ जाते हैं तभी आप मॉडरेट पे जाइए। अगर इजी आपको अटक रहे हैं तो आप एक और बार देख लीजिए कि क्या कमी रह रही है, या फिर अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए कि मतलब उसके बाद जब इजी कवर हो जाए उसके बाद आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। हम्म। तो अच्छा। ये हाँ बताओ। हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम हो सकता है कि उसे कितना टाइम लग रहा है इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और या हम्म। फिर कितना टाइम लग रहा है थ्योरी को कवर करने में। तो मेरे केस में जनरली होता था कि मैं थ्योरी पे ज्यादा टाइम ना देके क्वेश्चन सॉल्विंग पर ज्यादा टाइम देता था। अच्छा अच्छा। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हर स्टूडेंट के साथ आती है, आपके साथ भी आई होगी, कि कोई टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक ऐसा हो वो जो बहुत वीक है, और उसको आपने पढ़ के उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया हो। ऐसे ऐसे कोई टॉपिक है? और वो किस हाँ तरीके से यस। आपने उस पे टाइम दिया, किस तरीके से आपको कुछ बुक्स की या मटेरियल की हेल्प मिली? सर 11th में फिजिक्स में आरबीडी, काफी मेरा आरबीडी में मुझे प्रॉब्लम आती थी। वो हम्म मैंने 12th में काफी ज्यादा कवर किया। हम्म। और 12th में लास्ट के चैप्टर्स थे फिजिक्स में, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स, उस वो मैंने काफी ठीक से कवर नहीं कर पाए थे। तो उन्हें मैंने जेई के लास्ट टाइम में कवर किया। सर उससे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके सारे मतलब मैंने मुश्किल सवाल छोड़ के बस सारे पीवाई क्यूज कवर किए। उसके काफी प्रीवियस क्वेश्चन थे, तो मैंने हाँ उन सबको सॉल्व किया। कुछ नहीं है तो मैंने वीडियोस देखे, कुछ पुराने सॉल्यूशंस देखे। हाँ वो हाँ। उनसे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं ऐसे प्रॉब्लम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन पर भी गया, और उनको भी मैंने सॉल्व किया। कुछ ओलंपियाड के भी क्वेश्चन थे, उन्हें भी सॉल्व किया। तो एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर सारे सवाल होते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इजी से आपने स्टार्ट किया। जो टॉपिक, जो टफ टॉपिक अगर किसी स्टूडेंट को लगता है, तो आपका सजेशन ये है कि इजी से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, सॉल्व्ड क्वेश्चन आपने पढ़े या पहले से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, या आपने सॉल्यूशंस देखे? इसको भी थोड़ा सा बताओ मुझे। हाँ नहीं सर, मैं सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के नहीं देखता था। ठीक मोस्टली है। अगर टीचर भी क्लास में क्वेश्चन दे रहा है तो मैं हम्म। टीचर का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद का सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, यही मेथड होना चाहिए। सॉल्यूशंस तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो शुरुआत तो इजी क्वेश्चन से ही करनी चाहिए। कि मेरा क्वेश्चन है कि आपने जेई मेन के लिए अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन किया, कैसे इंक्रीज किया? नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसलिए। और जेई एडवांस के लिए एक्यूरेसी कैसे आपने इंक्रीज की, कैसे एक्यूरेसी बढ़ाई? कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं बहुत क्वेश्चंस तो करके आते हैं, बट वो उसमें बहुत गलत होते हैं और नेगेटिव में मार्क्स काफी हो जाते हैं। तो ये, क्योंकि अपने नेगेटिव में मार्क्स जो होते हैं, जो नेगेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको ही कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो उस पे आपने जरूर वर्क किया होगा, तो वो अपने जूनियर्स को बताओ किस तरीके से किया है। हाँ सर, तो 11th में मैं ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स लाता था। अच्छा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं सही ऑप्शन से ज्यादा उस ऑप्शन पे ध्यान देता था कि जो मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, स्पेशली जो 4 और -2 होते हैं, वन और मोर देन वन। तो हम्म मैं वो ऑप्शन भी देखता था कि ये गलत क्यों है।
क्योंकि अगर आपको 4 मतलब पार्शियल मार्क्स मिल जाए वो अच्छा है देन कि अगर आपको -2 मिल रहा है। अच्छा। तो इसके लिए तो मैंने एक देखा कि जो गलत ऑप्शन है उसमें एक बार अगर आपको डाउट है क्वेश्चन में तो ये देखो कि ये ऑप्शंस बाकी तीनों क्यों गलत है और ये ऑप्शन क्यों सही है। अच्छा, तो आपने ऐसा हर पेपर में किया, प्रैक्टिस पेपर्स में, तो उससे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हुई होगी। ठीक है। यस सर। अच्छा, आपने जो देखो मटेरियल किया, हाँ जो देखो मटेरियल किया, बैकग्राउंड नॉइस है क्या? हाँ नहीं कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है क्या बाहर थोड़ा सा कोई कात में? यस सर। चलने दो, तो चलता रहता है घर में, ऐसा ही रहता है माहौल। हाँ ओके चलो। सर। हाँ मैं कह रहा था कि जो बुक्स आपने की, जो मटेरियल आपने किया, सॉल्व किया, तो वो एक सिस्टमेटिक मटेरियल जरूर सॉल्व किया होगा, तो क्या आपको ऐसा भी लगा कि उस मटेरियल को सॉल्व करने के बाद में मुझे कुछ बुक्स वगैरह भी सॉल्व करनी चाहिए, या बुक्स से थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत है, ऐसा आपको फील हुआ? यस सर, 11th में तो लगता था कि और बुक्स कर लूँ और मटेरियल कर लूँ और सवाल कर लूंगी। मुझे लगता था कि मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं कि जो हाँ। मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है। पर रीजन ये होता है कि मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं कि जो पढ़ा है उसको आपने एग्जीक्यूट सही से नहीं किया है। आप टेस्ट में सही से ध्यान नहीं दे रहे। तो मैंने 11th में तो बुक्स काफी खरीद लाया था, पर 12th में केवल मैंने HCV की थी फिजिक्स के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा अलग अलग बुक्स के पीछे ना भागकर आप अपने एक सिस्टमेटिक मटेरियल पे ही ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, कैट सीरीज भी आपने ज्वाइन की थी, जो कंपटीशन यस एडवांस सर। ट्रेनिंग सेशन था 2021 के लिए, वो आपकी प्रिपरेशन में, आपके प्रैक्टिस में किस तरह से आपकी मदद की, वो बताओ आप मुझे। हाँ सर, ऐसा हुआ था कि उस टाइम पर कुछ टेस्ट जो हम्म। थे वो कोचिंग में कम नहीं हो पा रहे थे। तो मैं हम्म। देख ही रहा था किसी टेस्ट सीरीज के लिए, तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी ये टेस्ट सीरीज। हम्म। तो मैंने ज्वाइन की तुरंत। तो मतलब चैनल तो मुझे पहले से ही पता था, पर टेस्ट सीरीज का ऐसा आइडिया नहीं था कि टेस्ट सीरीज है। तो जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मैंने मतलब उसके मटेरियल किया। तो एक तरह से ये ऐड मिल गया कि मैं जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं सवालों के जरिए जाता। और जो टेस्ट में काफी टेस्ट होती है, उनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही हार्ड होते हैं और कुछ होती हम्म। है उनके बहुत ही इजी होते हैं। और मतलब कुछ क्वेश्चंस अजीब होते हैं, उनका लगता नहीं है कि ये कोई ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये कंपटीशन की टेस्ट सीरीज में ये था कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगे। क्वेश्चन वो थे जिन्हें आप देख कर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मैंने एडवांस के पेपर में वो आते हुए देखा है। तो टेस्ट सीरीज की हेल्प ये थी कि एडवांस में अनफेमिलियर नहीं लग रहा था पैटर्न, लग रहा था मैं कोई ऐसी पेपर दे रहा हूँ जो मैं घर पे बैठ के देता हूँ हम्म। हम्म। हर हफ्ते। तो उससे काफी हेल्प रही टेस्ट सीरीज। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा अभी। एक जनरली एक स्टूडेंट ये चीज पूछता ही रहता है टीचर से, आपसे भी पूछा होगा, और हो सकता है आपने भी कभी अपने टीचर से पूछा हो, तो आप अपना उसके ऊपर बताइए क्या क्या है आपका नजरिया है इस पे, कि बच्चा पूछता है कि सर है ना, मुझे कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना ड्यूरेशन पढ़ना चाहिए, या मुझे है ना चैप्टर्स पे है ना टाइम देना चाहिए, चैप्टर मैनेजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कि ज्यादा देर बैठ के टेबल बैठ के स्टडी करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप बताओ कि किस चीज पे इंपॉर्टेंस, मतलब फोकस किस पे करना चाहिए। हाँ सर। तो मुझे तो लगता है कि आपको बस पेन और पेपर लेके टेबल पर बैठना चाहिए। और जितना जब तक आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चंस करे जा रहे हो और आपके क्वेश्चंस की फ्लुएंसी है, तब तक आपको क्वेश्चन सोल्व करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब लग नहीं रहा, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करता फिर भी आप करे जा रहे हो। मेरा ये रहता था कि हफ्ते में 6 दिन पढ़ता था, संडे को टोटल रेस्ट करता था। अच्छा अच्छा, मतलब संडे फुल्ली रेस्ट। यस सर, 11th में तो फुल रेस्ट था और 12th में ओलंपियाड्स के लिए संडे था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पारस, ये काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा आपसे, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मुझे स्टार्टिंग में भी बोलना चाहिए था आपका, कोई नहीं। हाँ अ, सर, मुझे कुछ कुछ बातें ऐड करनी थी सर अपनी हाँ तरफ हाँ से। बिल्कुल, बताओ, आप बताना चाहें बताएं। हाँ सर, मेरे साथ ये 11th में हुआ था, 11th की लास्ट में, कि मैं IIT कानपुर ही गया था हम्म। एक मैथ्स ओलंपियाड के लिए। हम्म। मतलब लेटेस्ट स्टेज के लिए IIT कानपुर गया था। तो वहां पर मैंने जब देखा IIT में इतना अच्छा कैंपस, काफी हम्म। मतलब लोग देखे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम्म। मुझे भी लगा कि मुझे भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए कि जिससे मेरी जो प्रिपरेशन है वो वर्थ इट हो।
तो मैंने बस जब मैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में था तो एक मतलब बच्चों की आदत होती है सीट्स पे लिख देते हैं, तो मैंने भी सीट्स पे लिख दिया कि मतलब प्लीज AIR। गिव गॉड ग्रांट मी अ सीट इन दिस आईआईटी। तो शायद से उसी दिन भगवान ने सुन लिया था कि 11th में मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अंडर 1000 रैंक भी स्कोर कर पाता, अच्छा, और 12th में काफी कंसिडरेबल डिफरेंस आया। तो 12th में आपने बिल्कुल लगातार कंसिस्टेंटली स्टडी की तो उसका परिणाम निकला अलग से, ऐसे कोई भगवान का आशीर्वाद, खैर भगवान का आशीर्वाद तो होता ही हम लोगों के साथ में, पर तुम्हारी मेहनत थी हाँ जो सर, तुम्हें आज यहाँ लेके आई है। हाँ बताइए। एक और क्वेश्चन मतलब एक और चीज जो है टेस्ट अटेम्प्ट की मैं मतलब बताना चाहूंगा कि आप 4 और -2 वाले क्वेश्चन पे पार्शियल मार्क्स पर ज्यादा ध्यान दें अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, और जो इंटीजर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप मतलब जिनमें नेगेटिव नहीं होती उन्हें आप सारे अटेम्प्ट करें, मतलब किसी को छोड़े ना। मेरे साथ एडवांस में हुआ था, एक क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने 4 टिक कर दिया था हम्म। इंटीजर में, और मुझे पता भी नहीं था कि वो कैसे वर्क कैसे इसके उसका मार्क्स सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या है, और उसके हाँ। मुझे 4 मार्क्स मिले। हाँ। तो ये तो खैर वो तुक्का लगाने वाली बात होती है, तुक्का सबके साथ नहीं लगता है, तुम्हारे साथ हो गया तो अच्छा भी हो गया। तो नहीं सर, हाँ। अगर आप सवालों का थोड़ा डाटा देखें, मैंने क्या किया, मैंने एक बस वो डायग्राम था उसी को स्केल से मतलब ओरिजिनल डायग्राम बना दिया हम्म। प्लॉट करके, तो उससे वो सही हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ पारस, कुछ मतलब जूनियर्स को और कुछ सजेशन देना चाहो? आपके सजेशन तो वो ज्यादा मानेंगे क्योंकि आप ज्यादा एक्सपर्ट हो इस समय बच्चों की नजर में। नहीं, मेरे ख्याल से तो जो टीचर हैं वो आपको पर्सनली जानते हैं कि आप पर्सनली किस तरह से, तो आप अपने टीचर्स की बात पर ध्यान देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन कई लोग हैं वो आपको, मुझे भी कुछ लोग मतलब अलग तरह तरह की एडवाइस देते थे, हम्म। कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते थे, कुछ लोग मोटिवेट भी करते थे, बट टीचर्स का हमेशा था मुझ पर कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो टीचर्स मुझ पर थोड़े ध्यान देते थे कि जब भी मैं लो फील करता था तो मुझे मोटिवेट करते थे। तो टीचर्स जो भी आपको दे रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि टीचर आपको डांट रहा है, पर नहीं, आपको लगेगा एट द एंड ऑफ द डे कि वो भी किसी फायदे के लिए ही था। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फिजिक्स टीचर ने एक बार मुझे काफी जोर से डांटा था क्लास में कि मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, आंसर निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता था हम्म। रादर देन की लर्निंग द सॉल्यूशन। तो अच्छा। उन्होंने मुझे काफी डांटा, फिर उससे काफी फायदा हुआ मेरा फिजिक्स में। हाँ मतलब टीचर्स की तो डांट में भी आशीर्वाद ही होता है। यस सर। तो पारस ये काफी अच्छा रहा सेशन, और वापस से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा तो आपके साथ ये एक ये भी रहेगा कि आप आगे बढ़ो, और बिल्कुल राष्ट्र निर्माण में भी आपका योगदान होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके से। ओके। बेस्ट ऑफ बिल्कुल लक। सर। थैंक यू सर।